सुरजेवाला जी, पिछला लोकसभा चुनाव था 2019 का जी। अप्रत्याशित परिणाम था, मैं मानता हूं उसको जी। और उससे पहले 3 चुनाव थे, उनको भी मैं अप्रत्याशित मानता हूं, जिनमें चौधरी देवीलाल हारे थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से जी। और ये चुनाव दीपेंद्र हुड्डा हारे डॉक्टर अरविंद शर्मा से। जी। पिछले चुनावों की तो चर्चा लोग बहुत सुन चुके हैं, कई बार करते रहे हैं। जी। 2019 का चुनाव दीपेंद्र हुड्डा हारे और दीपेंद्र हुड्डा लग गए फिर से 2024 के लिए। जी। क्या लग रहा है 2024? रोहतक सिटी के अंदर जो रोहतक शहरी सीट है उसमें 19,220 वोट से दीपेंद्र हुड्डा पीछे रहे थे। जी। निष्पक्ष व आजाद पत्रकारिता का साथ दीजिए, बेबाक सच के संघर्ष की राह में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, साथ में दिए QR कोड पर आपका छोटा सा आर्थिक सहयोग भी हमें बड़ी शक्ति देगा। समर्थन करते रहिए बेबाक पत्रकारिता का और जुड़े रहिए हमारे साथ। लोकसभा चुनाव चल रहा है और चुनाव का प्रचार इस समय पूरे शबाब पर है। चुनाव की गतिविधियां पूरे जोरों पर हैं। अगर आम लोग हों, चाहे वो राह चलते लोग हों, चाहे वो राजनीति में रुचि रखते हों, चाहे ना रखते हों, चाहे गृहिणी हो, चाहे युवा हो, चाहे नौकरी पेशा हो, चाहे किसान हो, मतलब अब समाज के किसी वर्ग में चले जाएं, आज आपको एक सवाल मिलेगा, कौन जीत रहा है, किसकी हवा चल रही है, क्या माहौल है, सरकार किसकी बनेगी, मोदी आएगा या नहीं, किसकी जीत हो रही है, किसकी हार हो रही है, ये आम लोगों की जिज्ञासा का सवाल है। आप चाहे चाय की टपरी पर चले जाएं, पान की दुकान पर चले जाएं, नुक्कड़ के नाई के पास चले जाएं, किसी दुकान पर आप जाकर बैठें जहां इस प्रकार के जमावड़े होते हों, तो चर्चा का मुद्दा एक ही होता है कि कहां क्या हो रहा है। लोकसभा वाइज लोग जानना चाहते हैं कहां क्या हो रहा है, कौन सी लोकसभा किस हिसाब से बदल रही है। कुछ इन्हीं मुद्दों को लेकर हम भी चर्चा किया करते हैं और आज भी आपके साथ चर्चा में हूं। हरियाणा की एक हॉट लोकसभा सीट, ऐसी सीट जिस पर कि देश के जागरूक लोगों की नज़र है, उस सीट के बारे में आपसे मैं चर्चा करने चला हूं और चर्चा में मेरे साथ मौजूद रहेंगे, आप लगातार परिचित हैं, देवेंद्र सुरजेवाला जी। राजनीतिक विश्लेषक हैं और जॉइंट डायरेक्टर रहे हैं पंचायत विकास विभाग में। जिस सीट पर चर्चा करने जा रहा हूं वो सीट है रोहतक लोकसभा। जी सर, 2 लाइन में डिफाइन करें पहले, रोहतक लोकसभा है क्या? रोहतक हरियाणा का एक राजनीतिक पॉलिटिकल कैपिटल जिसको कहते हैं ना, राजनीतिक राजधानी मानी जाती है। जी जी जी। और रोहतक का बहुत अरसे से हरियाणा के उस पर प्रभाव रहा है राजनीतिक। हरियाणा की राजनीति को रोहतक प्रभावित करता है, मेन ये मान लें। बिल्कुल ठीक है जी। सुरजेवाला जी, पिछला लोकसभा चुनाव था 2019 का। जी। अप्रत्याशित परिणाम था, मैं मानता हूं उसको। जी। और उससे पहले 3 चुनाव थे, उनको भी मैं अप्रत्याशित मानता हूं, जिनमें चौधरी देवीलाल हारे थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से। जी। और ये चुनाव दीपेंद्र हुड्डा हारे डॉक्टर अरविंद शर्मा से। जी। पिछले चुनावों की तो चर्चा लोग बहुत सुन चुके हैं, कई बार करते रहे हैं। जी। 2019 का चुनाव दीपेंद्र हुड्डा हारे और दीपेंद्र हुड्डा लग गए फिर से 2024 के लिए। जी। क्या लग रहा है 2024? देखिए, वहाँ फिजा बदली हुई है। इस बार जो परिणाम पीछे आए 2019 में, वो बड़े अप्रत्याशित थे। लोगों को बहुत इस बात का अचंभा सा भी हुआ कि भाई वहाँ वो सीट 7500 वोट से लगभग डॉक्टर अरविंद शर्मा जीते थे। डॉक्टर अरविंद शर्मा जीत गए थे, जबकि अरविंद शर्मा वहाँ पूरे मन से चुनाव नहीं लड़ना चाह रहे थे। 19 में भी? हाँ, 19 में वो नहीं चाह रहे थे कि भाई मैं रोहतक से। वो तब भी नहीं चाह रहे थे। अब की बार तो बिल्कुल नहीं चाह रहे थे। वो करनाल से चाह रहे थे या सोनीपत। उनकी जो पसंद थी वो करनाल और सोनीपत। 19 में भी यही? 19 में सोनीपत करनाल दोनों से MP भी रहे थे पहले। हाँ, लेकिन भाजपा ने उनको रोहतक में भेज दिया और उन्होंने चुनाव लड़ा और उसमें कामयाबी। वैसे डॉक्टर अरविंद शर्मा गांव तो रोहतक डिस्ट्रिक्ट में आता है। गांव रोहतक में है, लेकिन पहला चुनाव इन्होंने सोनीपत से लड़ा। हाँ बिल्कुल, आज़ाद चुनाव लड़ा था और जीत गए थे। आज़ाद भी था और वो सपोर्ट थी जो महाराष्ट्र की पार्टी है उनकी, ठाकरे शिवसेना। अच्छा, शिवसेना से लड़ा था इन्होंने चुनाव। लेकिन लोगों में यही था कि भाई आज़ाद, शिवसेना तो आज़ाद के बराबर थी हरियाणा में उस वक्त किसी को नहीं मालूम ही नहीं था। और उसमें इन्होंने कामयाबी मिल गई थी। उसके बाद ये करनाल से भी सांसद रहे,
कांग्रेस से रहे और 2019 इन्होंने हरा दिया दीपेंद्र हुड्डा को। जी, मेन बात तो ये है। जी हाँ, जी हाँ। दीपेंद्र हुड्डा के रोहतक हारने से मुझे लगता है कि बहुत शॉक्ड हुआ था, खासकर हुड्डा परिवार भी और राजनीतिक जो रुचि रखते हैं वो लोग भी। दीपेंद्र भी हारे और खुद हुड्डा साहब, हुड्डा साहब की तो बड़ी बगल की जीत थी सीट सोनीपत से, बगल की सीट सोनीपत, तो वो उनका भी हारना वो भी बड़ा झटका था। सोनीपत की भी चर्चा करेंगे अगले किसी में, इसमें रोहतक की चर्चा कर लेते हैं। तो उस वक्त उनका हारने का जो था, एक तो जो पुलवामा जो इशू था वो भी, और कई बातें राष्ट्रवाद, कई बातें चुनाव में चलती हैं और हर बार कोई ना कोई नया मुद्दा आ जाता है। सुरजेवाला जी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो चौधरी देवीलाल को हराया 3 चुनाव, जी, रोहतक की चौधर के नाम पे हराया, भी रोहतक की चौधर लेके आए। बिल्कुल, यही एक वजह थी। यही वजह थी ना जी, यही एक वजह। चौधर मिल भी गई उनको, बिल्कुल, मुख्यमंत्री बन गए, 10 साल लगातार मुख्यमंत्री रहे, पौने 10 साल। जी, अब इन्होंने फिर से वही मुद्दा उठा रखा है। जी, कितना प्रभावी रहेगा मुद्दा वो? नहीं, ये रहता है। वैसे तो 1952 में चौधरी रणबीर सिंह, जो दीपेंद्र के दादा, वो सांसद रहे। 1957 में फिर वही सांसद रहे। उसके बाद उन्होंने पंजाब जो राज्य था उस वक्त, हरियाणा पंजाब जॉइंट था, तो बाद में उन्होंने विधानसभा में चले गए और वो IPM रहे पंजाब के अंदर। तो उनका नाम बहुत बड़ा था उस क्षेत्र में। नेहरू जी के बहुत नज़दीक थे वो चौधरी साहब। तो उसके बाद उनकी वजह से ही भूपेंद्र हुड्डा को भी वहीं से चुनाव लड़ा। पहचान तो थी, मतलब राजनीति तो पहचान खून तो में थी मिली। परिवार की। वैसे तो उनके रणबीर सिंह के पिताजी चौधरी माथुराम थे, वो आर्य समाजी थे और उनका क्षेत्र में आर्य समाज के कामों की वजह से उनका भी नाम था। जी जी जी, लोग जानते थे। जी जी जी। तो एक तो राजनीतिक परिवार तो था ही, और उसके साथ ही साथ आर्य समाजी पृष्ठभूमि भी काम हरियाणा में करती रही है, खासकर रोहतक में। बिल्कुल, रोहतक का वो भी फायदा मिला इनको, वो मिला जी। और उसके बाद फिर जैसे आपने फरमाया कि रोहतक की चौधर जो मेन था 1991 में चुनाव में भूपेंद्र हुड्डा जी की जीत, वो मुख्य कारण यही था कि रोहतक की चौधर ने बरकरार रखनी है। जी जी। उस वजह से उन्होंने चुनाव जीता और फिर वो लगातार 3 चुनाव जीतते रहे। एक चुनाव हारे, फिर एक चुनाव वो हार भी गए थे, कैप्टन इंदर सिंह। और फिर उसके बाद उस वक्त कारगिल आ गया था। जैसे है ना, अब ये पुलवामा, उस वक्त कारगिल, कोई ना कोई ऐसी घटना आ जाती है। और उसके बाद फिर जीत गए थे 2004 का लोकसभा। फिर विधायक बने, मुख्यमंत्री पहले बने, विधायक बाद में बने। हाँ, वो तो चुनाव बाद में लड़ा ना उन्होंने किलोई से। वो जो वहाँ विधायक थे श्री कृष्ण हुड्डा, उनका इस्तीफा लेकर सीट खाली हुई और फिर वो चुनाव हुआ। तो सुरजेवाला जी, पिछला जो चुनाव था लोकसभा का, जी, रोहतक की 9 विधानसभा सीटें हैं रोहतक में जो। जी हाँ, जी। 5 में आगे रहे थे डॉक्टर अरविंद जी, और 4 में आगे रहे थे दीपेंद्र हुड्डा जी। एक सीट का इतना बड़ा असर था कि उसने उनको, दीपेंद्र हुड्डा को, चुनाव हरा दिया, मात दिलवा दी एक तरह से। एक विधानसभा सीट ऐसी थी उसने कि 3-4 विधानसभाओं कवर कर दिया। कहते हैं ना, वही ले डूबी। मैं आपको बताता हूँ जी, जो वोटों का फैक्ट था, 9 की 9 सीटों में बात कर रहे थे। कोसली के अंदर 1,17,825 वोट मिले थे अरविंद शर्मा को जी, और दीपेंद्र को मिले थे 42,845 वोट। 74,980 वोट से हार हुई थी कोसली की। रोहतक की हार हुई थी दीपेंद्र हुड्डा की 19,741 वोट से जी। बहादुरगढ़ की हार हुई थी 5,630 वोट से जी, दीपेंद्र हुड्डा की हार। जी जी। कलानौर के अंदर जो कलानौर का चुनाव था जी, उसमें हार हुई थी 4,311 वोट से। जी ये हार वाले थे जी, दीपेंद्र हुड्डा के। जी। और एक हार उनकी हुई थी, आप इनमें मान लीजिए, ठीक है जी। जी, गढ़ी सांपला किलोई में 45,725 से जीते जी। बेरी में 25,993 से जीते जी, महम में 14,105 से जीते जी। बादली में 11,554 से जीते और झज्जर में 4,649 से जीते। जी, मतलब 4 विधानसभाओं की लीड तो अकेले बेरी ने उनकी ख़त्म कर दी थी किलोई ने।
किलोई सॉरी कोसली ने किलोई तो दीपेंद्र आगे थे जी, और ठीक ठाक आगे थे 46,000 के आसपास। जी जी। पहले कोसली की बात ही करें, आपको क्या लग रहा है, क्या कोसली कवर कर देगी या हार का मार्जिन? कोसली में देखिए, जैसा जगदीश यादव को शामिल कराया इन्होंने, जगदीश यादव भी है, और वो जो पिछली बार जो था ना कोसली में, शायद वो नजर नहीं आ रहा है इस बार। राव दान सिंह को टिकट दिलवाया है भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने। जी हाँ। क्या उसका फायदा मिलेगा अहीर वोटों में? फर्क तो थोड़ा बहुत राजनीति में पड़ता ही है। और वो कोसली जो पिछली बार था ना जी, शायद इस बार वो नहीं है, इतना एग्रेसिव नहीं है कोसली। मैं आपको 2 पॉइंट बता रहा हूँ कोसली को लेकर। एक, हमने अपना इंटरनल सर्वे करवाया था हमने भी, और जिसके अंदर हमने देखा कि लगभग वो हार थी जो पिछले बार वाली 74,000 75,000 वाली जी, मुझे लग रहा है कि वो 50% तक आ सकती है। मेरा एक इंटरनल सर्वे अपना कहता है, मैंने कहा है, जिसके अंदर 38,000 के आसपास हमने निकाला है कि वो मार्जिन अब रह सकता है हार का। नहीं, मार्जिन तो है अब भी, हार तो अब भी है। हाँ, 38 से 40,000 का मतलब कि लगभग 30-35,000 मार्जिन घट सकता है। एक कारण ये जी। दूसरा जिसको लेकर मैं आपसे बात करने चला हूँ, ये तो हमारा इंटरनल सर्वे था, हमारे टीम ने किया जी। दूसरा ये है कि वहाँ पर एक सर्वे ये कहता है कि आज भी दीपेंद्र वहीं खड़े हैं जहाँ थे पहले, जिस हार पर थे। सवाल 2 हैं सर जी। एक तो 38,000 वाली अगर हार होती है, 38 से 40,000 वाली, तो कंफर्ट हो जाएंगे दीपेंद्र हुड्डा बहुत ज़्यादा। और अगर पिछला रहा तो क्या रहेगा, तो दिक्कत हो जाएगी फिर क्या? पहली बात तो वो पिछली बार वाला नहीं शायद दोहराया नहीं जाएगा, और फिर भी अगर वहाँ पे जो भी डिफीट होगी कोसली में, उसको ये दूसरे विधानसभा क्षेत्र जो है ना, कौन कवर करेगा? कोसली को कौन कवर करेगा? महम करेगा, किलोई करेगा। क्या महम के अंदर अब की बार वोट पड़ेंगी? हाँ, क्यों नहीं। कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि जो महम का इंडिपेंडेंट एमएलए हैं जी, कुंडू जी, कुछ कह रहे हैं कि वो इंटरनल फील्डिंग कर रहे हैं बीजेपी की। अपनी राजनीतिक दल बना लिया था वैसे उन्होंने जी, कुरुक्षेत्र में समर्थन दे के आए अभय सिंह चौटाला को। जी। महम के लिए ऐसा बता रहे हैं कि वो इंटरनल फील्डिंग कर रहे हैं बीजेपी की। क्या लगता है? देखिए, वो इसलिए है कि उनको ये आगे विधानसभा का चुनाव लड़ना है। शमशेर खरखड़ा भी है बीजेपी के पास वहाँ। हाँ है। ये आज महम में रैली भी हुई, ये टिकार्थी आज महम में रैली भी थी, ये उम्मीदवार है। अच्छा। और इनको चुनाव लड़ने की है इच्छा, और कुंडू तो लड़ेंगे ही। हाँ हाँ। और अब ये चाहेंगे कि कांग्रेस का जो टिकट है वो इनको नहीं मिलने है दोनों, क्योंकि रेस से जो है ना कुंडू भी बाहर है और खरखड़ा भी बाहर है। खरखड़ा बीजेपी में है, वो बीजेपी में है। तो ये तो नेचुरल है कि ये जो है ना, इनकी कोशिश ये होगी कि भी वहाँ पे जो है ना कांग्रेस ना जीत पाए। जी, जो मैं हमने बताया था हमने आपको भी, हर आदमी चाहता है भी मेरे क्षेत्र में जो है जिस दल में वो है उससे दूसरे पार्टी को वो हमेशा चाहेगा कि वो ना जीत पाए। 14,105 की लीड थी दीपेंद्र की पिछली बार। खरखड़ा या कुंडू बहुत ज्यादा असर नहीं डाल पाए, इफेक्टिव नहीं होंगे, नहीं हो नहीं पाते। अच्छा, क्योंकि चुनाव इन बिटवीन कांग्रेस और वो है। मतलब आप कह रहे हो कि अगर किलोई कोसली में किलोई निकल जाता है गलती से, हाँ, नहीं, कोसली में, और अगर पुराना परिणाम भी रहे जी, तो आप कह रहे हो कि महम बढ़ सकता है। कितना बढ़ सकता है? 14,105 की लीड थी पिछली बार दीपेंद्र हुड्डा की, 20-25 हज़ार की लीड यानी कि 10,000 तक कवर कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है, और ज़्यादा आगे बढ़ सकता है, मतलब आगे भी जा सकता है। ये इतना तो मिनिमम लगता है मुझे। दूसरी विधानसभा सीट जो थी जिसने डेंट दिया अच्छा दीपेंद्र हुड्डा को, वो थी रोहतक सिटी। जी, रोहतक सिटी के अंदर जो रोहतक शहरी सीट है उसमें 19,220 वोट से दीपेंद्र हुड्डा पीछे रहे थे। जी, इस चुनाव के अंदर एक फैक्टर वहां मनीष ग्रोवर भी है। जी, भारत भूषण बत्रा बीजेपी के विधायक, कांग्रेस के विधायक हैं। मनीष ग्रोवर पिछले चुनाव में हारे थे। जी, लोग कह रहे हैं कि मनीष ग्रोवर की वजह से चुनाव पे असर रहेगा। क्या पॉजिटिव या नेगेटिव बीजेपी? देखिए, आपने रोहतक का सवाल उठाया। पहली बात तो वो बात जो पीछे लोकसभा में थी, जाट आंदोलन के बाद वाला दंगे वाली, वो नहीं। और दूसरा, चूंकि उसके तुरंत बाद जो चुनाव हुआ विधानसभा का, अब 19,000 पीछे रहे लोकसभा में, और विधानसभा में कांग्रेस ने बाजी मार ली, जीत गए। तो अब वो पिछली बार वाला रोहतक में जो है वो नहीं, वो तो कहते हैं मोदी फैक्टर था। मोदी फैक्टर आज है? बहुत ज़्यादा नहीं है। हरियाणा में के पूरे देश में?
वापस आऊंगा रोहतक पे। अव्वल तो पूरे देश में ही नहीं है इतना ज़्यादा, वो लहर वाली तो बात ही नहीं है। आज वोटर जो है पूरे हिंदुस्तान में बटा हुआ है। वोटर स्विंग भी हो रहा है। स्विंग भी तो होता रहता है, अच्छा, या तो प्रो मोदी है या एंटी मोदी है। आपको क्या लग रहा है? एक चीज़ बड़ी से देखने को मिल रही है इस बार कि पीछे जो प्रो मोदी वोटर था वो वोकल था, इस बार वो वोटर साइलेंट है, और जो एंटी मोदी है वो वोकल है। एक तो ये बदलाव आया है। और 10 साल का एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर, नया कुछ मिल नहीं रहा, जो मुद्दे हैं वो चल नहीं रहे, और बहुत सी चीज़ें हैं, महंगाई है, काला धन, बहुत सी चीज़ें हैं जिनमें रोज़गार। तो यूथ जो पहले बिल्कुल वो था, एग्रेसिव था और अब पजेसिव है इस टाइम पे। यूथ मायूस है बिल्कुल। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि लहर का तो मैं नहीं समझता कोई हाँ, कुछ जो है अभी भी थोड़ा बहुत जो धर्म से, जाति से जो बांट के चला रखा है सिस्टम है कुछ लोगों में अभी भी, कि वो फॉलोअर तो अभी भी हैं, ये तो नहीं कि बिल्कुल ख़त्म हो गए। तो चुनाव के अंदर ये चीज़ें तो चलो वापस आ रहा हूँ रोहतक शहर के अंदर। जी, क्या लगता है आपकी बार लीड घटेगी या घटेगी, या दीपेंद्र भी जीत सकते हैं? हो सकता है कि बराबरी तो मुझे नज़र आ रही है। अच्छा, आप समझते हैं रोहतक बराबर रहेगा? बिल्कुल। और या 1000-2000 का फ़र्क हो सकता है बस जी, अप डाउन हुआ तो? जी, मतलब 19,000 आप समझ रहे हो कि कवर कर जाएंगे? और 19 नहीं होगा तो 5,000 की 15 कवर कर जाएंगे। हाँ बिल्कुल कर जाएंगे। चलिए, तो महम में सुरजेवाला जी कहते हैं कि पिछली बार से लीड और बढ़ेगी दीपेंद्र की, और यहाँ की लीड कह रहे हैं कवर होगी, घटेगी, लगभग 15,000 तक कवर हो सकती है। बहादुरगढ़ विधानसभा सीट जी, बहादुरगढ़ के अंदर 5,630 वोट से पीछे थे पिछली बार। अब की बार भी कह रहे हैं कि राजेंद्र जून जो वहाँ के विधायक हैं बहादुरगढ़ के, उनसे कुछ नाराजगी है लोगों को। जी, क्या लगता है दीपेंद्र के लिए वहाँ क्या हो सकता है? नाराजगी राजेंद्र जून से हो सकती है। इसके अलावा वहाँ पे दीपेंद्र का और हुड्डा साहब का अपना प्रभाव है। ये उनकी बैसाखी पे, राजेंद्र जून की बैसाखी पे चुनाव नहीं लड़ते वहाँ। ये जो वोट इनको मिलेगा या मिल रहा है वो राजेंद्र जून की उससे नहीं मिल रहा कि वो इनको वोट दिला रहे हो। बेशक लोग नाराज होंगे, वो उनके चुनाव में देख लें। और बहादुरगढ़ के अंदर पंजाबी मतदाता, ब्राह्मण मतदाता, बीसी मतदाता, ये सब नाराज हैं पूरी तरह से हुड्डा साहब से, आज भी बताते हैं लोग। नहीं, आपको क्या लगता है? बुरी तरह नाराज तो शायद ना हो। हाँ, ये है कि ये कुछ भाजपा के पक्ष में जा सकते हैं ये लोग, जो आपने बताया है बहादुरगढ़ शहर में जो है, लेकिन देहात में ऐसा नहीं है। तो बहादुरगढ़ में भी ऐसा नहीं है कि भी कोई डिफीट की लंबी चौड़ी कोई बात जाए। तो क्या 5,000 वाली जो लीड थी, 5,500 वाली, वो कवर हो जाएगी? हो सकता है बराबर भी छूट जाए कोई, या नुकसान भी हो सकता है, आज भी रह सकता है क्या? नुकसान मुझे नहीं लगता बढ़ता हुआ नुकसान। मतलब आप समझते हैं कि बहादुरगढ़ बराबर हो सकता है? हाँ, बराबर हो सकता है। जीत भी सकते हैं कुछ थोड़ा बहुत? बराबरी में तो क्या पता चलता है कि चलिए, मतलब बहादुरगढ़ मान लें हम कि बराबर, नो प्रॉफिट नो लॉस। हाँ, कुछ ऐसा ही बराबर स्थिति, ऐसा ही लग रहा है। बादली विधानसभा सीट, जी, धनखड़ साहब वाली सीट थी। नरेश कौशिक विधायक हैं आजकल। जी, नरेश कौशिक ने बड़ा अच्छा फंक्शन किया था उनका। वत्स ने बड़ा अच्छा फंक्शन कुलदीप वत्स उन्होंने बड़ा अच्छा फंक्शन किया था उनका जी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का जी, ब्राह्मण शिरोमणि का भी, और इस टाइप से वो जो प्रोग्राम हुआ था पिछले लोकसभा चुनाव में। बादली में 11,554 की लीड थी दीपेंद्र हुड्डा की। जी, अब की बार क्या लगता है? बादली में भी लीड के आसार है। बढ़ेगी और या इतनी रह जाएगी? और बढ़ेगी? मतलब 11,554 जो थी ये रहेगी और इससे ज़्यादा भी हो सकती है? आप कह रहे हैं? हाँ, बढ़ेगी और 15-20 तक हो सकती है बादली में, कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब 15,000, 4-5,000 और यहाँ भी प्रॉफिट हो सकता है, घटने का नहीं, जीतने का। बेरी विधानसभा में जी, जो पिछला चुनाव था 25,993 की लीड थी जी, दीपेंद्र हुड्डा की। जी हाँ। पिछले दिनों में भाषण सुन रहा था रघुवीर सिंह कादियान का। जी, विधायक है वहाँ के। हाँ, हुड्डा साहब के बहुत नज़दीक हैं, काफ़ी दिनों से विधायक है। पगड़ी को लेकर के बैकवर्ड समाज के बारे में कुछ हल्की बात कर रहे थे। जी, चुनाव पर असर तो नहीं डाल देगी कहीं वो?
थोड़ा बहुत ये चलती रहती हैं बातें, ये हर नेता की आ जाती हैं। ऐसा कोई नेता बता दीजिएगा जिसके बोल ना बिगड़े हों। मतलब दीपेंद्र हुड्डा को असर तो नहीं पड़ेगा उससे? लंबा चौड़ा उन बातों को पढ़ता है, एक बार असर आता है, चर्चा होती है, लोग उसकी भर्त्सना भी वैसे ये चुनाव जब आता है, सुरजेवाला जी बीच में रोक रहा हूँ, चाहे वो फरीदाबाद हो, चाहे वो गुड़गांव हो, चाहे वो करनाल हो, नेताओं के ऑडियो वायरल से लेके सबके, भूतपूर्व प्रधानमंत्री और गांव के प्रधान तक सबके भी ऑडियो वायरल होते हैं। भूतपूर्व प्रधानमंत्री को भी बीच में ले आते हैं कि नेहरू जी ने ये कहा था, उन्होंने ये कहा था। लोग इन बातों को लाते हैं, थोड़ा बहुत चर्चा होती है, भर्त्सना भी होती है और उसका असर डाला भी जाता है, लेकिन वो कोई ज़्यादा विशेष जितना डलता है दूसरी तरफ भी हो जाता है। कल्याण और सीट रिजर्व है जी, 4311 वोट से पीछे रह गए थे जी दीपेंद्र हुड्डा जी। विधायक उनकी हैं अब भी जी हाँ, शकुंतला खट्टक जी 2 बार से है, 2 बार से विधायक है, चुनाव जीत जाती हैं। लोकसभा और विधानसभा के चुनाव के मुद्दे अलग होते हैं, इस वजह से पीछे होंगे, ये आप कवर कर जाएंगे? ये भी एक फैक्टर है। दूसरा, कलानौर जो है उसमें बीजेपी का कई बार पहले भी विधायक रहे हैं, जय नारायण खुंडिया रहे हैं। हाँ, तो सरिता भी वहाँ से विधायक रही हैं पिछली बार। तो हाँ, तो वहाँ पे थोड़ा बीजेपी का पहले ज़माने से प्रभाव तो है कलानौर सीट। अच्छा, तो वहाँ भी कोई ज़्यादा बहुत बड़ा लॉस तो नहीं होने जा रहा। हो सकता है बराबरी का ये छूटे या थोड़ा बहुत कुछ। आखिरी विधानसभा सीट झज्जर जी, झज्जर में पिछली बार नुकसान हुआ था जी। अब क्या लग रहा है वहाँ पर क्या हो सकता है? मुझे नहीं लगता झज्जर में कोई ज़्यादा नुकसान इस बार नज़र नहीं आ रहा। मेरा ठीक-ठाक, मेरी इंटरनल लोगों से बातचीत हुई थी, झज्जर सिटी में कह रहे हैं अब भी डाउन है, पर रूरल में, झज्जर सिटी है कितना बड़ा? झज्जर सिटी के आप कह रहे हो उसको? झज्जर और नूह तो एक ऐसे थे दुर्भाग्य से जहाँ और जगह शहरों की आबादी बढ़ती थी और इनकी लगभग बढ़ी नहीं तो घटी भी नहीं, तो बराबर सी रही है। ये तो डिस्ट्रिक्ट बनने के बाद झज्जर का रुतबा सिटी का हो आप उसको जी, तो ऐसा नहीं है। जिला हो गया झज्जर, तो कई चीज़ें हो गई ना। जिला हेडक्वार्टर झज्जर ही है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है। तो पिछले बारे जो हमने आपसे बात की, मेरा मकसद जो मेन था वो कोसली था। हाँ, आपने ये कहा कि कोसली के अंदर जो मैंने बताया आपको कि मुझे ऐसा लगता है कि वो लीड घट करके 30,000 के आसपास, 30-32,000 पिछली बार से कम हो सकती है। आपने कहा कि अगर उतनी भी रहेगी तो भी, हालांकि आपने भी कहा कि घटेगी जी, पर आपने ये भी कहा कि अगर रहेगी तो भी दीपेंद्र को कोई मैं खतरा नहीं मानते। मैं नहीं मानता। आपने ये कहा कि रोहतक की लीड घटेगी, जो 20,000 थी वो 5-4 हज़ार आ सकती है, बहादुरगढ़ की 5-6 हज़ार की आपने कहा बराबर आ सकती है, झज्जर आपने कहा बराबर आ सकती है, मैंने कहा कि किलोई, महम और बेरी आपने कहा बढ़ सकती है। तो मान के चलें कि रोहतक लोकसभा सेफ है। मैं दीपेंद्र के लिए सेफ सीट रोहतक दीपेंद्र हुड्डा, बिल्कुल, क्योंकि जनवाणी और हर आदमी का ये है कि क्योंकि आपने देखा होगा जब चुनाव घोषित भी नहीं हुए थे तभी से ही, तब भी यहाँ तक कि भाजपा के लोग भी ये कहते थे एक सीट जीत लेंगे, भाजपा लूज कर सकती है एक रोहतक की सीट, और ये मुहावरा बन गया था। बिल्कुल, तो अगर रोहतक सीट भी लूज करेगी फिर तो ये 10 के 10 कमल खिलाने में कामयाब हो जाए। तो ये थे देवेंद्र सिंह सुरजेवाला जी, जिनके साथ हमने बड़ी विस्तार से बात की और रोहतक के बारे में आपको बताया। मैं आपको पहले भी कहता रहा हूँ कि रोहतक सीट सेफ सीट है कांग्रेस के लिए। 4 जून को पता चलेगा क्या होता है। इसमें एक और है, एक चीज़ और जी, वो पिछले दिनों जैसे सट्टा बाजार का भी चलता रहता है ना, तो सट्टा बाजार का आया था जो दीपेंद्र के लिए 10 पैसे, मतलब जो रेट उन पर कोई दे नहीं रहे। हाँ, जो जीतने वाला होता है उसकी कीमत कम लगाई जाती है। मैं सट्टा बाजार का आपको बता दूं, 10 पैसे जी, और सिरसा को उन्होंने 17 पैसे बताया था। तो ये सट्टा बाजार का सिरसा पर फिर दोबारा आएंगे, अभी रोहतक की बात कर रहे थे जी। दोस्तों, सट्टा बाजार का आपको बताऊं, हम सट्टे को किसी भी तरह से फेवर नहीं करते। सट्टा गलत चीज़ है, सट्टा सामाजिक दुर्व्यसन है, इस तरफ नहीं जाना चाहिए। लेकिन राजनीति है। मैंने आपको वीडियो के शुरू में कहा था कि राजनीति के अंदर सब कुछ जायज़ है। आज नीति नहीं रही, आज केवल राज लेने के लिए तमाम प्रकार की अनीति भी होती हैं। इसलिए सट्टे की बात भी बीच में इन्होंने की, और जो बता रहे थे सुरजेवाला जी वही है कि जिनका रेट कम होता है उनके लिए
जीत का आंकड़ा ज़्यादा माना जाता है। 10 पैसे बता रहे थे रेट उनके लिए, तो इसलिए वो भी सेफ मानते हैं। और हम यानी कि देश रोजाना अपनी इंटरनल बातचीत में आपको जो बता रहे हैं, सट्टा का जो बात कर रहे हैं ना, वाकई सट्टा का नाम ही एक वो है, बड़ा गलत है, गलत नाम सा है, गलत है और बुराई है, सामाजिक बुराई है सबसे बड़ी। बिल्कुल, नशा, सट्टा, ये सारी चीजें। लेकिन और मीडिया के लोगों के लिए सबकी चर्चा करनी पड़ जाती है। सट्टा बाजार का एक है कि वो बड़े धुरंधर लोग हैं और वो इधर उधर संपर्क पूरे उसमें वो हम लोगों से ही पूछते हैं, नहीं वो हर जगह संपर्क बना के चलते हैं और वो इस बात का निचोड़ निकालने की कोशिश करते हैं कि भाई उन्होंने चूंकि पैसा कमाना है, उनका ध्येय तो यही है, उनको कोई जीत हार से कोई मतलब नहीं। बात लंबी हो जाएगी उनका जीत हार से कोई मतलब नहीं है, उनका सिर्फ अपना उल्लू सीधा करना। खत्म करते बताता हूँ, मुझे एक आदमी का फोन आया एक बार, वो कहने लगे कि आपकी वजह से मैंने इतने सारे पैसे कमा लिए पिछले। हाँ, तो वो इधर उधर से पूछते हैं ना, तो उससे लगता है कि इन्होंने जो एक मेहनत की है, एक्सरसाइज की है, वो कुछ नहीं होता, कोई एक्सरसाइज दाएं बाएं से लेते हैं। बिल्कुल, उससे फर्क तो ये मान के चलते। वापस आते हैं रोहतक पर, और रोहतक सीट आप माने कि कांग्रेस की सेफ सीट है, जिसे जीतेगी कांग्रेस, जीत सकती है, जीतने के पूरे अनुमान है। 4 जून को फाइनल डिसीजन होगा और 4 जून को आपसे फिर बात करेंगे। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।